हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अभी सफलता सीरीज के नाम से जो कक्षा 10th का था, मतलब जिसमें पहला चैप्टर हम लोग लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन सिस्टम देख रहे थे। तो कल हमारा डाइजेशन सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट थे उसको हम लोगों ने कल समाप्त कर लिया था। आज हम लोग नए सिरे से देखेंगे कि मतलब आज मेरा जो मुख्य हेडिंग होगा पाचन की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, कहाँ किस तरीके से पाचन होता है और डाइजेशन सिस्टम के कौन से पार्ट में भोजन का पाचन कैसे किस तरह से होता है, उस पर हम लोग देखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको, हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में भी आएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि मुख में पाचन। सबसे पहले डाइजेशन इन माउथ, मुख में पाचन कैसे होता है। तो मुख में पाचन लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसका पाचन कहाँ पे हो जाता है, मुख में ही कंप्लीट हो जाता है। 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, मुंह में कंप्लीट हो जाता है। और 30% कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्च। स्टार्च का मतलब क्या हुआ, पका हुआ स्टार्च। पका हुआ स्टार्च, जो पका हुआ स्टार्च है इसके ऊपर टाइलिन नामक एंजाइम अपक्रिया करता है और जहां पीएच कितना होता है 6 से 8% होता है और ये इसको बदल देता है किसमें, माल्टोज में। किसमें बदल देता है, माल्टोज में। और जो मुख में भोजन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, बोलस। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलस नाम देते हैं। तो मुख में पाचन में क्या हुआ कि जो 30% कार्बोहाइड्रेट था उसका पाचन हुआ, यानी पका हुआ स्टार्च टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में पीएच 6 से 8 पे, मतलब पीएच वैल्यू 6 से 8 पे ये माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। फिर दूसरा हमारा क्या आया, आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक में क्या होता है, यहां म्यूकस होता है और म्यूकस ग्लैंड से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। मतलब जो आमाशय की दीवार होती है, हमने उसमें बताया था कि म्यूकस होते हैं। तो म्यूकस से क्या निकलता है, म्यूकस का स्रावण होता है। उसके बाद में जो जठर ग्रंथियां होती है यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से दो चीजें निकलता है, एक तो HCl निकलता है तथा दूसरा क्या निकलता है, एंजाइम। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द रोल ऑफ HCl इन डाइजेशन। तो HCl का महत्वपूर्ण रोल ये होता है, HCl क्या करता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको मारने का काम कौन करता है, HCl करता है। साथ में जो एंजाइम होते हैं, जैसे जो वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं यानी प्रो एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं, तो ये प्रो एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करके बदलता है। जैसे आप देखिए पेप्सिनोजन, या हम इसको प्रोपेप्सिन कह सकते हैं। HCl इसके साथ अपक्रिया करता है 1.8 pH पे और इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में और ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन और मतलब जो पेप्सिन था ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। दूसरा क्या है, जो प्रोरेनिन है, इस प्रोरेनिन को HCl रेनिन में बदलता है और रेनिन क्या करता है, दूध के प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। यानी ओवरऑल निष्कर्ष ये यहां से निकलता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है और गैस्ट्रिक जूस में HCl भी होता है। HCl के साथ साथ क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और HCl का फंक्शन ये होता है कि बाहर से आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु विषाणु को डिस्ट्रॉय करता है। साथ में ये क्या करता है, जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, एक्टिव करता है और वो एक्टिव होकर के क्या करते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। जिससे पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है और जो इसी तरीके से जो रेनिन है, प्रोरेनिन, वो HCl के प्रेजेंस में रेनिन में बदलता है या दूध के प्रोटीन केसिन में पाचन करता है। सबसे ज्यादा शिशुओं में एक्टिव होता है, जो बच्चे होते हैं उसमें एक्टिव होता है, मतलब दूध के प्रोटीन के पाचन करने में। फिर हमारा आया आंत में भोजन का पाचन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन कैसे होता है, वहां की क्या प्रक्रियाएं हैं। तो वहां पे हमारा क्या निकलेगा, क्षारीय आंतरिक रस निकलता है प्लस अग्नाशय रस निकलता है, साथ में पित्त रस निकलता है। मतलब छोटी आंत में आंतरस निकलता है और पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, साथ में बाइल जूस जो होता है वो आ जाके मिलता है। तो सबसे पहले हम एक एक का फंक्शन देखेंगे कि एक एक का काम क्या क्या होता है। तो अगर आप पित्तरस के बारे में देखें तो पित्तरस का काम क्या होता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी ये वसा का पाइसीकरण करता है और इसके साथ साथ ये क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, लाइपेज को एक्टिवेट करता है।
यानी जो हमारा बाइल जूस था एमएलसिफिकेशन करता है किसका, फैट का, साथ में क्या करता है एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, लाइपेज को एक्टिवेट करता है। और दूसरा क्या था अग्नाशयिक रस या पैंक्रियाटिक जूस, और पैंक्रियाटिक जूस में होता क्या क्या है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है, साथ में काइमोट्रिप्सिनोजन होता है और ट्रिप्सिनोजन होता है। ये तीन जो होते हैं ये पैंक्रियाटिक जूस में निकलते हैं। एक ट्रिक इसके लिए हमने बनाई है, ट्रिक आप देख सकते हैं, ली न्यूकार ट्राइकर माइलेज, मतलब ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन सा जो एंजाइम है किस पे किस प्रकार का क्रिया करता है और कौन सा काम करता है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। लीफार लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। दूसरा अगर न्यू से हम देखें तो न्यू से हमारा क्या बनेगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। इसी तरीके से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये तीन के तीनों क्या करते हैं, प्रोटीन के पाचन करते हैं। और जो बचा माइलेज, ये माइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। यानी अभी हमने देखा क्या कि जो बाइल जूस था वो क्या करता था, एमएलसिफिकेशन का काम करता था। इसके अलावा जो आपका पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस में ये सारे के सारे समाहित है, लाइपेज, न्यूक्लियस, कार्बोक्सीडेज, पेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिन और माइलेज। तो ये क्या करते हैं, ये निम्न का पाचन करते हैं। जैसे लाइपेज वसा का पाचन करता है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है, साथ में कार्बोक्सीडेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और माइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। तो हमने इसके एमाइलेज, माइलेज मतलब एमाइलेज, तो इसमें हमने क्या बनाया कि यहां से हम देख सकते हैं कि ली न्यूकार ट्राइकर माइलेज, तो ये पाचन में सहायता करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा आंत्रिय रस था यानी इंटेस्टाइनल जूस था उसकी भूमिका क्या है। तो वहां से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, सुक्रेज निकलेगा, ये सुक्रोज के पाचन में मदद करता है। माल्टेज निकलता है, माल्टेज माल्टोज के पाचन में मदद करेगा। लेक्टेज निकलता है, दूध का जो कार्बोहाइड्रेट लेक्टोज होता है उसके पाचन में मदद करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। प्रोटीनेज क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। न्यूक्लियोटाइडेज क्या करता है, ये न्यूक्लिक एसिड को जो है नाइट्रोजन बेस और शुगर में कन्वर्ट कर देता है। एक बार पुनः आप क्या करें, इसको देखें कि आंत्रिय रस जो इंटेस्टाइल जूस है ये क्या करता है, सुक्रेज एंजाइम यहां से निकलेगा, ये सुक्रोज को कन्वर्ट करता है। माल्टेज निकलेगा, माल्टोज का पाचन करता है। लेक्टोज निकलेगा, लेक्टोज का पाचन करेगा। लाइपेज निकलेगा, ये वसा का पाचन करेगा और वसा को किसमें, ग्लिसरॉल और फैटिक एसिड में तोड़ देगा। प्रोटीनेज है, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देगा। और न्यूक्लियोटाइडेज है, ये नाइट्रोजन बेस और शुगर में बदलने का काम करता है। तो लगभग छोटी आंत तक पहुंचते पहुंचते पाचन की क्रिया लगभग कंप्लीट हो जाती है। फिर हम देखते हैं बड़ी आंत में क्या होता है। तो बड़ी आंत में कोई बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस नहीं होती है। बड़ी आंत में क्या होगा, यहां पे ई कोलाई बैक्टीरिया होता है और ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, सेलुलोज का पाचन करता है और इसके साथ साथ विटामिन बी, विटामिन बी2 और के का संश्लेषण होता है। यानी कि बड़ी आंत में ई कोलाई पाया जाता है और ये सेलुलोज का पाचन करता है और सेलुलोज के पाचन के साथ साथ विटामिन बी, विटामिन 2 और विटामिन के संश्लेषण में भी सहायता करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जब आंत में भोजन पहुंचता है यानी होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम। मुंह में हमने बोला था भोजन को क्या बोलते हैं, बोलस, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, काइम। कभी कभी एग्जाम में बनता है प्रश्न कि मुंह में भोजन को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या बनेगा, बोलस। लेकिन आंत में भोजन को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, काइम। तो हमने क्या देखा कि डाइजेशन सिस्टम के विभिन्न पार्टों को देख लिया। अब हम लोगों ने क्या किया कि एलिमेंट्री कैनाल के जो विभिन्न भाग थे उसमें पाचन कहां पे कैसे क्या होता है, जो अपचित भोजन है मलाशय में इकट्ठा होगा, एनएस से बाहर निकाल दिया जाएगा। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब यह बनता है कि एब्जॉर्प्शन, मतलब भोजन जब पाचन हो जाता है तो उसके बाद की जो प्रक्रिया आती है वो एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब अवशोषण होता है। तो भोजन का अवशोषण कहां कैसे होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। आप पूरा का पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं भोजन का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कहां किस भोजन का अवशोषण होता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे माउथ में यानी मुंह में। तो जो हम लोग दवा खाते हैं
औषधि का अवशोषण मुख में ही शुरू हो जाता है। मतलब कोई भी दवा हम लोग खाते हैं तो उसका अवशोषण मुख में ही शुरू हो जाता है। अब प्रश्न ये है, बच्चों के मन में ये चल रहा होता है कि भाई अवशोषण है क्या, एब्जॉर्प्शन है क्या। तो एब्जॉर्प्शन ये है कि भोजन को अवशोषित करके ब्लड में मिलाना, या जो पोषक तत्व है उसमें पाचन, मतलब भोजन के पाचन के पश्चात जो पोषक तत्व मिलता है उस पोषक तत्वों को ब्लड में पहुंचाना, ब्लड में मिलना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। तो औषधि का अवशोषण कहाँ हो जाता है, मुख में ही हो जाता है। इसी तरीके से आमाशय में देखेंगे तो आमाशय में किसका किसका अवशोषण होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा एक ट्रिक है यहाँ पे, क्या, स्वाद। कौन सी ट्रिक बन रही है, स्वाद। स्वाद में क्या क्या कहना चाहते हैं, स्वाद में S फॉर शुगर, W फॉर वाटर, A फॉर एल्कोहल, D फॉर ड्रग। यानी आमाशय में शुगर का अवशोषण होगा, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होगा, वाटर यानी पानी का अवशोषण होगा, ये फॉर एल्कोहल का अवशोषण होगा, और डी फॉर ड्रग। यानी आमाशय में आपका शुगर, वाटर, एल्कोहल और ड्रग का अवशोषण होगा। आंत में फिर आ जाइए, छोटी आंत में। छोटी आंत में किसका किसका अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स का अवशोषण होता है। छोटी आंत में किसका किसका अवशोषण होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स का अवशोषण होगा। कहां पे, छोटी आंत में। और बड़ी आंत में क्या होगा, बड़ी आंत में आपका Na+, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, फ्रेक्टोज और क्लोरीन तथा जल और वसा, इन सारी चीजों का अवशोषण कहां होता है, आपका ये बड़ी आंत में होता है। तो आपने क्या देखा, पाचन देखा, अवशोषण देखा। अब एक हेडिंग और बच जाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। स्वांगीकरण या इसी को हम लोग एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं, एसिमिलेशन। ये स्वांगीकरण या एसिमिलेशन क्या है, मान लीजिए कोशिकाएं हैं तो ये ब्लड सेल है, ब्लड सेल में अवशोषित होकर के भोजन आ गया, एब्जॉर्प्शन होकर के आ गया। तो अब यहां से क्या होता है, यहां से ये भोजन जाकर के या पोषक तत्व जाकर के साइटोप्लाज्म में पहुंचता है। यानी ब्लड सेल से, यानी रक्त से अवशोषित पोषक तत्व कहां पहुंच जाए, कोशिका द्रव्य के अंदर पहुंच जाता है, तो उसको हम लोग स्वांगीकरण या एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न पार्टों के बारे में देखे, फिर एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न पार्ट में भोजन डाइजेशन मैकेनिज्म के बारे में देखे, भोजन का पाचन कहाँ कैसे किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्वांगीकरण भी देख लिया, एब्जॉर्प्शन भी देखा, स्वांगीकरण भी देखा। अब जो डाइजेशन सिस्टम से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों पे अगर हम लोग चर्चा कर ले तो एक है डायरिया या प्रोटोजोआ और जीवाणु के द्वारा होता है, कब्ज होता है, अपच होता है, इसके अलावा पीलिया होती है जिससे हमारा यकृत प्रभावित होता है और उसमें दो पिगमेंट बनते हैं, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन। और ये दोनों पिगमेंट क्या हैं, त्वचा नख क्षेत्र में आज जमा हो जाता है, मतलब आंख के पास में, तो पीला पीला हो जाता है। उसको देखकर हमें पता चल जाता है कि फला व्यक्ति को या किसी पेशेंट को क्या है, जांडिस या पीलिया नामक बीमारी हुई है। तो इस तरीके से हमने पूरा डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट कर लिया और इन संपूर्ण वीडियो में मैंने अपना संपूर्ण देने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमें प्रमोशन, जिससे हम क्या होते हैं, थोड़ा सा मतलब उत्साह बढ़ता है और नया वीडियो बनाने के लिए हम हमेशा प्रेरित रहते हैं। थैंक यू।